Namaste Gurukulians, welcome back once again. Today we'll continue the discussion of our chapter for class 6, that is what is government. In the previous lecture we discussed about types of government के कितने टाइप होते हैं, प्लस we discussed कि जो दो मेजर टाइप के गवर्नमेंट हमारे वर्ल्ड में होते हैं, है ना. एक गवर्नमेंट था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दूसरा गवर्नमेंट टाइप था मोनार्कियल गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की क्या खास बात थी? दैट दिस गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन पीपल्स चॉइस. मोनार्कियल गवर्नमेंट की बात थी कि वो गवर्नमेंट जिसमें किंग या क्वीन लीडर होते हैं एंड दे आर नॉट आंसरेबल टू द पीपल, राइट. सो we also saw that democratic government was far more better. हमें ये अब तक समझ में आ गई थी क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि अगर मान लीजिए लीडर्स काम नहीं करता है तो हम 5 साल बाद उनको वोट नहीं देते हैं, और हम वोट नहीं देते हैं तो वो लीडर फिर इलेक्ट नहीं हो पाता है, और इस तरह से हम जनता ये बता देते हैं कि भैया अगर आप हमारे लिए काम नहीं करोगे तो हम आपको गवर्नमेंट में नहीं रखेंगे. सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में कुछ और बातें जानते हैं. हमें मालूम है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. यू नो दैट इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, एंड ये जो डेमोक्रेसी हमारे पास आज आया है ये एक दिन की तो बात नहीं है. हम जानते हैं कि पहले मुग़लों ने हमारे देश पर राज किया, फिर अंग्रेज़ हमारे देश में चले आए, तो वी हैड टू फाइट अ वेरी लॉन्ग वॉर विद दीज पीपल. पहले हम मुग़लों से लड़े, फिर धीरे धीरे हम अंग्रेज़ों से लड़े, और एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद वी केम एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री. हम एक इंडिपेंडेंट नेशन या कंट्री के रूप में बाहर निकले, राइट. सो इंडिया इज अ डेमोक्रेसी. दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग एंड इवेंटफुल, यू कैन से इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल. बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी, बहुत सारे लोगों ने अंग्रेज़ों को मारे, अलग अलग तरीके अपनाए. हमने धरना किया, हमने प्रदर्शन किया, हम काउंसिल इलेक्शंस में गए, वहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ बॉयकॉट करने लगे, राइट. सो दीज आर द प्लान्स. और धीरे 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 जब देश आज़ाद हुआ तब हमें समझ में आया कि अब ऐसी सरकार बननी चाहिए जो जनता के चॉइस से बने, राइट. दैट इज़ वाई वी अडॉप्टेड द पॉलिसी गवर्नमेंट विच इज़ मेड बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, राइट. सो देर आर अदर प्लेसेज इन द वर्ल्ड वेयर पीपल ऑल्सो हैव स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसीज. इसके अलावा देश में और भी जगह थे जहाँ लोग स्ट्रगल किए डेमोक्रेसी के लिए. यू नाउ नो द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. अब आपको डेमोक्रेसी का फीचर पता चल गया. डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि वी पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट आवर लीडर्स. हमारे हाथों में ताकत होती है कि हम किस लीडर को चुनेंगे, और हम कैसे चुनते हैं? बाय वोट. कैसे? वोट. आपको बता दूं कि पहले जब वोटिंग स्टार्ट हुई थी तो बहुत सारे लोगों को वोट भी नहीं दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे रूल्स बने, उसमें एक रूल बना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इसका मतलब ये हुआ कि हर एक इंडियन सिटीज़न, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी क्रीड से हो, किसी भी रिलीजन से हो, अगर वो 18 साल का है और वो इंडिया का नागरिक है तो ही इज़ एलिजिबल टू गिव वोट. वो वोट देने का अधिकार रखता है, ठीक है. तो इस तरह से डेमोक्रेसी हम एक सेंस में कह सकते हैं कि ये रूल ऑफ पीपल ही है. लोगों के द्वारा ही डेमोक्रेसी चलता है, क्योंकि इसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं. आप देखिए, घर से निकलते हैं, आप वोट देते हैं, तभी तो जाकर सरकार बनती है. तो पीपल्स पार्टिसिपेशन होता है यहाँ पर, राइट. इसके अलावा हमारे अभी के टाइम में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स are also called representative democracy. Why these democratic governments are also called representative democracy? क्योंकि यहाँ पर जो लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे को रिप्रेजेंट करते हैं. मान लीजिए किसी इलाके से कोई आप एमएलए को वोट कर दें या एमपी को वोट करते हैं, तो वो वहाँ के जनता का लीडर बन के उस इलाके की जनता को रिप्रेजेंट करता है. दैट इज़ वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, राइट. नाउ इन डेमोक्रेसी people do not participate directly.
तो देखो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी तो है, लेकिन लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं हो सकता है। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन का मतलब ये हुआ, मान लो सरकार को कहाँ पर सड़क बनानी है, सरकार को कहाँ पर स्कूल बनाना है। अब ये गांव के अगर हर एक लोगों से हम पूछते रहें या शहर के हर एक लोगों से पूछते रहें, तो कोई कहेगा नहीं नहीं मेरे हिसाब से सड़क यहाँ से जानी चाहिए, कोई बोलेगा मेरे हिसाब से सड़क राइट साइड से जानी चाहिए, कोई बोलेगा मेरे हिसाब से फ्लाईओवर के ऊपर सड़क बननी चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि हम कोई भी कॉन्क्रीट डिसीजन तक नहीं पहुँच सकते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम अपने बिहाफ पर लीडर को सेलेक्ट करते हैं और वो लीडर हमारे बिहाफ पर डिसीजन लेता है और हम सभी उस डिसीजन को मानते हैं। दैट इज़ वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ओके, दैट इज क्लियर नाउ। अब अच्छा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की एक सबसे बड़ी फीचर क्या है, दैट इट गिव्स यू पावर टू वोट, राइट। दैट इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमें ये पावर देता है संविधान हमारे देश का कि हम वोट करने का अधिकार रखते हैं और कोई भी गवर्नमेंट बनेगा या कैसा गवर्नमेंट बनेगा ये जनता के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो वोटिंग में हम जानते हैं कि हमारे सोसाइटी में दो तरह के लोग रहते हैं, मेन और वोमेन। ठीक है, आप देखिएगा कि बहुत जगह अभी भी ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर मर्द ही वोट करते हैं, औरतों को वोट नहीं दिया जाता है, या बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ औरतों को अभी भी बैकवर्ड माना जाता है, पिछड़ा माना जाता है इन कंपैरिजन टू मेन, राइट। लेकिन आज के समय में सिनेरियो बदल गया है। तो सवाल ये है कि ये जो सिचुएशन है, आज हम लड़कियों के साथ इक्वालिटी की भावना शेयर करते हैं, तो क्या ये पहले भी थी? तो अगर हम हिस्ट्री को उठाकर देखेंगे और पहले कुछ सालों पहले, लगभग 100 साल 150 साल पहले पीछे जाएंगे, तो हम देखेंगे कि सोसाइटी में जो डोमिनेंट पार्ट होता था वो मेल का होता था। जो मर्द होते थे घर के वो मालिक होता था और वो जो कहेगा बाकी लोगों को मानना होता था, राइट। तो औरतों को भी ये लगा जब हमारे देश में, जब हमारे वर्ल्ड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, और जो मर्द लोग थे, जो घर के मेन थे या मेल मेंबर थे, वो युद्ध लड़ रहे थे जाकर अपने अपने देश के लिए वॉर फ्रंट पे, तो घर का काम कौन संभाल रहा था? ऑफ कोर्स औरतें। बच्चों की देखभाल कौन कर रहा था? ऑफ कोर्स औरतें। उनकी पढ़ाई लिखाई, वो खाना कहाँ से खाएंगे, वो कपड़े कैसे पहनेंगे, उनके बेसिक नीड्स को कौन पूरा कर रहा था? औरतें। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सोसाइटी में औरतों का भी उतना ही रोल है जितना कि मेल मेंबर का। अब इसे ऐसे समझें कि घर में मम्मी और पापा दोनों मिलकर एक फैमिली को कंप्लीट बनाते हैं। अगर पापा का रोल है बाहर जाकर काम करके पैसे लाना, तो मदर का रोल है घर में रहकर बच्चों को संभालना, घर के लिए खाना बनाना और बाकी हाउस होल्ड चोर्स जो भी है उसे देखना। अकेले सिर्फ अगर पापा हैंडल करेंगे तो शायद सभी चीज़ें हैंडल ठीक तरीके से ना हो पाए। उसी तरह से सोसाइटी में, देश में, अगर हम औरतों को बराबर का वैल्यू नहीं देंगे, अपने बराबर नहीं समझेंगे, तो सोसाइटी कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी अच्छी तरह से, राइट। मान लीजिए घर के अंदर एक भाई एक बहन है, फैमिली भाई को पढ़ाता, बहन को नहीं पढ़ाता। हो सकता है बहन पढ़ने में तेज हो और वो भाई से काफ़ी आगे निकल जाए। तो हमें क्या करना है, हमें सोसाइटी को इक्वल नज़रिए से देखना पड़ेगा। लेकिन आज अगर हम जो ऐसा सोचते हैं या बोलते हैं कि सोसाइटी में बराबरी का हक है, सभी को इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए, क्या ये एक दिन का काम था? नो, इट वॉज नॉट अ वन डे टास्क। औरतों को अपने राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, राइट। एंड दिस स्ट्रगल फॉर द राइट्स वॉज नोन एज वुमेन्स सफरेज मूवमेंट। Struggle for the right was known as women's suffrage movement. So women's struggle to vote and equal rights is called women's suffrage movement. औरतों को अपने अधिकार के लिए घर से बाहर निकलना पड़ा, उन्हें धरना देना पड़ा, उन्हें नेताओं के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ी, और तब जाकर बहुत लंबे समय के बाद सोसाइटी ने औरतों के राइट्स को पहचाना और उन्हें राइट टू वोट दिया गया। अमेरिकन वुमेन गॉट राइट टू वोट इन 1920। ये देखिए 1920 में अमेरिका की औरतों को वोट करने को मिला। इसका मतलब ये क्या हुआ कि अमेरिका की औरतों ने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। वाइल वुमेन इन यूके गॉट टू वोट ऑन द सेम टर्म्स एज मेन सम लेटर इन 1928। यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, ये सब यूरोपियन कंट्रीज़ काफ़ी डेवलप्ड मानी जाती है, राइट। और यहाँ पर औरतों को वोट करने कब मिला? 1928 में। कब? मर्दों को जितना अधिकार दिया गया, औरतों को भी उतना ही अधिकार दिया गया। सो it was not a one day task, right?
So during the war, let us start from this point. During the war, many men were away fighting, and because of this, women were called upon to do work that was earlier considered men's work. Many women began organizing and managing different kind of work. When people saw this, they began to wonder why they had created so many unfair stereotypes about women and what they were capable of doing. So women began to be seen as being equally capable of making decisions. ये औरतों के राइट्स की बात कब शुरू हुई? वर्ल्ड वॉर के टाइम शुरू हुई. वर्ल्ड वॉर के टाइम जब लोगों ने देखा कि औरतें घर के चीज़ों को, सोसाइटी को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर रही है, तो उन्हें लगा कि नॉट गिविंग राइट्स टू द वोमेन वॉज अनफेयर. तब उन्होंने क्या किया? औरतों को राइट्स देना शुरू किया. सो द सफ्रगेट्स, हियर सफ्रगेट्स मीन्स मूवमेंट ऑफ वोमेन. द सफ्रगेट्स डिमांडेड द राइट टू वोट फॉर ऑल वोमेन, and to get their demands heard, they chained themselves to the railing in public places. अच्छा, अपनी डिमांड को लोगों तक पहुंचाने के लिए पता है बहुत सारी औरतों ने अपनी जान भी दी. सड़कों पर अपने आप को रेलिंग्स में बांध देते थे ताकि लोगों को ये पता चले कि भैया हमारा भी समाज में उतना ही हिस्सा है जितना आपका है. बहुत सारे सफ्रगेट्स यानी बहुत सारी औरतों को जेलों में भी डाल दिया गया. बहुत सारे लोगों के ऊपर जुल्म भी किया गया. वो भूखे धरना देते थे, उनकी कोई नहीं सुनता था, उसमें से बहुत सारे मर भी जाते थे. मेनी सफ्रगेट्स वेर इम्प्रिजन्ड एंड मेनी वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक्स. सो फाइनली व्हेन सोसाइटी रिकॉग्नाइज दिस, जब सोसाइटी को ये पता लगा कि नहीं, वुमेन आर इक्वली इम्पॉर्टेंट देन मेन, सो इन 1920 अमेरिकन वुमेन गॉट राइट टू वोट एंड इन 1928 UK women got the right to vote, right? But it was not always like this. Now, can you believe that there was a time when government did not allow women and the poor to participate in election? एक समय ऐसा भी था, आज हम गवर्नमेंट सबको पार्टिसिपेट करती है, लेकिन एक ऐसा भी समय था जब गवर्नमेंट गरीब लोगों को, बच्चों को पार्टिसिपेट नहीं करने देती थी. इन द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अलाउड ओनली मैन हु ओन प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड. पुराने टाइम पे वो आदमी जिनके पास पैसा है, पढ़े लिखे हैं, सिर्फ उनको वोट करने के लिए दिया जाता था. दिस मीन्ट दैट वुमेन, द पुअर, द प्रॉपर्टीलेस एंड द एजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट. एक टाइम ऐसा था कि औरतें जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जो डेली वेज वाले मजदूर हैं, उन्हें तो वोट भी करने नहीं दिया जाता था, राइट? द कंट्री वॉज गवर्न बाय रूलर्स एंड रेगुलेशंस दैट दीज फ्यू मैन मेड. जो देश था वो कुछ लोगों के हाथ में था और वो जैसा नियम बनाते थे वैसा ही चलता था. इन इंडिया ऑल्सो, इंडिया का क्या सिचुएशन है, चलिए देखते हैं. सो हमारे इंडिया में भी सिचुएशन कुछ ऐसा ही था. और देखिए, जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, बिफोर इंडिपेंडेंस जो इलेक्शंस होते थे, या जब हम ठीक आज़ाद हुए थे, उस समय की बात थी, तो इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट. सिर्फ कुछ एक लोग को ही वोट देने का अधिकार था. अच्छा, वो कुछ एक लोग कैसे थे? जिनके पास प्रॉपर्टी था, जो समाज में बहुत ज़्यादा अमीर थे, जिनका समाज में कोई अच्छा खासा वैल्यू था, राइट? वैसे लोग, ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट एंड दे देयरफॉर केम टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द मेजॉरिटी. और ये जो लोग थे, मुट्ठी भर लोग, जो अमीर लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, ये पूरे देश का किस्मत डिसाइड करते थे, राइट? सो इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू vote and therefore came together to determine the fate of majority. Several people including Gandhi ji were shocked at the unfairness of this practice. बहुत सारे लोग गांधी जी के पास जब गए और गांधी जी ने भी जब ये सिचुएशन देखा तो ही वॉज शॉक्ड मतलब उन्हें आश्चर्य हुआ कि देश का एक इतना बड़ा हिस्सा जिसमें सभी लोग रहते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, वोटिंग का अधिकार तो सबको मिलना चाहिए. सो लेटर ऑन ही वर्कड विद दोज पीपल. उन्होंने लोगों के साथ धरना दिया एंड ही रिएक्टेड अगेंस्ट दिस अनफेयर प्रैक्टिसेस. एंड बहुत बाद में जाकर गवर्नमेंट ने इसे रिकॉग्नाइज किया और फाइनली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिला लोगों को, मीन्स द पीपल गॉट राइट टू वोट. गांधी जी ने अपने जर्नल 1931 में यंग इंडिया पब्लिश होती थी उनकी जर्नल, एक प्रकार का मैगजीन था जो हफ्ते या महीने के बेसिस पे निकलता था. उसमें गांधी जी ने लिखा है, आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट, बट दैट अ मैन हु हैज़ गॉट कैरेक्टर but not wealth or literacy should have no vote,
or that a man who works honestly by the sweat of his brow day in day out should not have the vote for the crime of being a poor man. गांधी जी ने कहा कि ये बात मेरे समझ के बाहर है कि वो लोग जिसके पास पैसा है, जिसके पास ज़मीन जायदाद है, सिर्फ उन्हें वोट देने का अधिकार है, और वो लोग जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन चरित्र है, कैरेक्टर है, ठीक है, उनके पास वेल्थ नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन वो अच्छा बुरा जानते हैं, एक वो मजदूर जो दिन भर अपना पसीना बहाता है, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। तो क्या ये उनकी गलती है कि वो गरीब हैं? सो these all ideas about Gandhi ji came in the mind of people. Gandhi ji started following this kind of practice against the unfairness, and later on with the struggle we got the right to vote, right? Right to vote, I mean universal adult franchise. So here we end our chapter, what is government and how the government works. A PDF I will be posting later on. Whatever the things I have given on board, if you feel that the point is important, you can note it down. Rest will do from PDF. Till then, thank you. Have a nice day.